नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी का जोहार एडू कैंपस में स्वागत करता हूं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं जनरल साइंस की क्लासेस ले रहा हूं, जिसमें अगला टॉपिक है जो लास्ट मैंने विटामिन डी के बारे में पढ़ाया था। नेक्स्ट जो है वो है आपका विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी इसे कहते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन भी इसे कहा जाता है। यदि इसकी कमी हो जाए इस विटामिन की, तो प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है, अर्थात इनफर्टिलिटी, या इसको बोलते हैं स्टेरिलिटी जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी विटामिन ई की कमी से। अगर विटामिन ई की अगर हम बात कर रहे हैं तो विटामिन ई का जो सोर्स है वेजिटेबल सीड ऑयल है। वेजिटेबल सीड ऑयल है, कोड लीवर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। तो ये इसके सोर्स के रूप में जाना जाता है ये विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई के बारे में मैंने आपको बताया कि विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि त्वचा की सुंदरता के लिए ये एक महत्वपूर्ण विटामिन के रूप में जाना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है क्योंकि ये ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करता है बॉडी में, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बेहतरीन रहता है, उपापचयी क्रियाएं आपकी बेहतरीन चलती हैं, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। बेटा ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो प्रजनन क्षमता कमज़ोर हो जाता है, यानी नपुंसकता आ जाती है, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी की बात की जाती है। और अगर इस विटामिन की पूर्ति करनी है तो वेजिटेबल सीड ऑयल, कॉड लीवर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल का सेवन करना चाहिए। तो ये तो विटामिन ई की बात हो गई। नेक्स्ट है विटामिन के। अगर हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन के की खासियत है कि रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। बेटा ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ बेटा अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और रक्त का थक्का नहीं बनेगा अर्थात इसका मतलब होता है रक्त स्राव होता रहेगा। इसका तात्पर्य है कि रक्त स्राव जो है वह होता रहेगा, यानी एक डिजीज हो जाता है जिसको बोला जाता है हीमोफीलिया रोग। अगर जिसको ये हो गया समस्या तो हीमोफीलिया रोग हो जाएगा, जिसे रॉयल डिजीज कहते हैं। और यह रोग ऐसा होता है जो एक बार अगर हो जाए और कहीं कट जाए तो लगातार रक्त बाहर निकलता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि विटामिन के की कमी हो जाती है। इसका मतलब है कि विटामिन के की कमी हो गई बेटा, ठीक है। और विटामिन के की कमी जो इसका सोर्स जो होता है विटामिन के की पूर्ति जो है, मेथी खाइए,
पालक खाइए, गोभी खाइए, चिकन खाइए, इत्यादि से इसकी पूर्ति हो जाएगी। ये आपके विटामिन के की पूर्ति करता है बेटा। विटामिन के के बाद आपका है नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। यह ऐसा विटामिन होता है जो आयरन को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ विटामिन सी जो है, यह विटामिन सी जो है वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग का मतलब होता है घाव भरने में हेल्प करता है। ज़्यादातर ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, ये क्या कहते हैं, मौसमी हो गया, इन सब सिट्रस फ्रूट में ये पाया जाता है विटामिन सी। ये कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में भी मदद करता है। कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है। तो ये विटामिन सी से संबंधित कुछ जानकारी आपको दी गई कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। इसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा और आयरन को यह एब्जॉर्ब करने वाला विटामिन है। साथ ही साथ ये घाव को भरने में मदद करता है। कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में यह मदद करता है। विटामिन सी के बाद है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो बी कई प्रकार के होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6। B1 को बेटा थाइमिन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को निएसिनिया, निकोटिनिक एसिड कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटीन कहते हैं, B9 फॉलिक एसिड कहते हैं, B12 साइनोकोबाल एमीन कहते हैं। ये नाम जरूर याद रखिएगा कि इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन बी जो होता है कई प्रकार का होता है। B1 जिसको थाइमिन कहते हैं, B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 जिसको निएसिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, B6 पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटीन कहते हैं, B9 को फॉलिक एसिड और B12 को साइनोकोबाल एमीन के नाम से जाना जाता है। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनके नाम क्या है। आइए एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि जो B1 है, विटामिन B1, अगर हम B1 की बात करते हैं जिसे हम लोग थाइमिन कहते हैं, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है? तो इसके सोर्स में सीड्स, नट्स, सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, व्हीट है, राइस है,
इट्सेट्रा। ये जो है B1 के सोर्स होते हैं बेटा। और यदि B1 की कमी हो जाए, B1 की कमी हो जाए तो एक डिजीज हो जाता है जिसको बोला जाता है बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है B1 की कमी से। और बेरी रोग में होता क्या है, डिसऑर्डर इन नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इन मसल मूवमेंट, डिसऑर्डर इन नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इन मसल मूवमेंट। ये डैमेज हो जाता है मसल मूवमेंट और डिसऑर्डर हो जाता है नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में डिसऑर्डर हो जाता है और मसल मूवमेंट में क्या हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है। मसल्स जो होते हैं इसका मूवमेंट करना बंद कर देता है। तो ये B1 होता है बेटा। अगर हम B1 के सोर्स की अगर बात करें तो ये मैंने बता ही दिया, सीड्स वगैरह। इसके बाद है बेटा B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसका सोर्स है मिल्क है और साथ में डेयरी प्रोडक्ट है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ये इसके सोर्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट। और इससे जो डिजीज़ होता है उसको किलोसिस कहते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोला जाता है किलोसिस। किलोसिस में क्या होता है बेटा, किलोसिस में जो छाले पड़ जाते हैं मुंह और जीभ में छाले पड़ जाते हैं। जो नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई छाले पड़ गए हैं पेट की गर्मी के कारण, तो इसे किलोसिस कहा जाता है। इसी को ठीक करने के लिए बिकासूल की ज़रूरत पड़ती है बेटा। तो यही आपका विटामिन B2 होता है। विटामिन B2 के बाद है B3 जो होता है, अगर B3 की कमी हो जाए तो एक डिजीज़ होता है जिसको बोला जाता है पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा नामक रोग में होता क्या है, डर्मिटाइटिस हो जाता है। डर्मिटाइटिस के साथ साथ डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया के साथ साथ डायरिया हो जाता है और डेथ हो जाता है। इसको बेटा एक और नाम से जाना जाता है 4D डिजीज। इसे 4D डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अगर B3 की कमी हो जाए तो B3 की कमी से जो डिजीज होता है इसे पेलाग्रा नामक रोग के नाम से जाना जाता है। अगर हम B5 की बात करें तो B5 को पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बेटा हेयर फॉल होने लगेगा और वाइट हेयर हो जाता है। यानी हेयर फॉल और वाइट हेयर्स, बाल का सफ़ेद होना और बाल का गिरना, ये जो होता है ये विटामिन B5 की कमी से होता है। अब B5 अगर हम देखें तो B3 का जो सोर्स है वह मशरूम है और ग्रीन वेजिटेबल है। मशरूम है और ग्रीन वेजिटेबल्स है। तो मशरूम और ग्रीन वेजिटेबल इसके सोर्स होते हैं। और अगर B5 के सोर्स की बात करें तो आंवला, मिल्क, एग, ये सब होता है। आंवला होता है, मिल्क है, एग एटसेट्रा, ये इसका सोर्स होता है। अगर B5 की कमी हो जाए तो हेयर फॉल होने लगेगा और वाइट हेयर हो जाएंगे। और B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। इसे 4D डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। अब जो है B5 के बाद आपका है B6। B6 को आप लोग जानते ही हैं कि इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। पायरिडॉक्सिन, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक PCS का पेपर हुआ था। वहाँ एक क्वेश्चन आया था कि स्वप्न को याद रखने में मदद कौन सा विटामिन करता है। तो याद रखिएगा B6 जो है यह स्वप्न को याद रखने में मदद करता है।
तो B6 जो है यह स्वप्न को याद रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ अगर इसकी कमी हो जाए तो माइल्ड एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो माइल्ड एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी किडनी स्टोन वगैरह भी हो जाता है। और जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि गाल ब्लैडर या किडनी में, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसे, कि गाल ब्लैडर और किडनी में जो स्टोन होता है, पथरी होता है, वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। स्टोन पथरी जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है और इसकी कमी से भी होता है, B6 की कमी से भी होता है। B6 के बाद है B7 जिसको हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से हेयर लॉस, बाल्डनेस हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हेयर लॉस, बाल्डनेस, इनका मतलब होता है हेयर लॉस तो समझ में आ रहा होगा कि बाल का झड़ना, और बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन हो जाएगा। या जो त्वचा होंगी ना, उस त्वचा से कुछ जैसे मैल निकलता है ना, उसी तरीके से त्वचा के जो स्किन, मतलब जो त्वचा के ऊपर का जो पार्ट होता है वो छूट के नीचे गिरने लगेगा, स्कैल्प बोला जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होने लगती है विटामिन B7 की कमी से बेटा। विटामिन B9 जो है, जिसको हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं, और एप्पल कोकोनट वाटर में यह पाया जाता है मुख्य रूप से। एप्पल कोकोनट वाटर में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। और B9 का जो सोर्स है ये आपको मैंने बता ही दिया। और इसके द्वारा क्या होता है? मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसकी कमी से मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ये जो मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना बेटा, इसमें क्या होता है? RBC एबनॉर्मल हो जाएगा। RBC नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहेगा, एबनॉर्मल RBC हो जाएगा, एबनॉर्मल RBC हो जाएगा, या लेस RBC बोला जाता है। RBC की संख्या कम हो जाएगी। तो ये आपका विटामिन B9 के कारण होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। B6 के कारण एनीमिया होता है, ये याद रखिएगा। और एक और होता है B12 जो है, जिसको बोला जाता है साइनो कोबालएमीन। याद रखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है कि इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट जिसमें पाया जाता है उसे साइनोकोबालएमीन के नाम से जाना जाता है। और इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। परनीसियस एनीमिया का मतलब होता है इमेच्योर RBC हो जाएगा। RBC जो होता है इमेच्योर होता है। तो इस प्रकार बेटा मैंने आपको विटामिन्स के बारे में एक पूरी जानकारी आपको दे दी। एक बार आप ध्यान से इसको सुन लें। मैंने आपको बताया कि विटामिन E को टोकोफेरॉल कहते हैं। टोकोफेरॉल यानी यह एक ऐसा विटामिन है जो त्वचा की सुंदरता के लिए जिम्मेदार होता है। आपकी त्वचा जो खूबसूरत दिखती है ना, उसके पीछे कारण है कि विटामिन E उसमें पाया जाता है। जितने भी क्रीम वगैरह आप लगाते होंगे, अच्छी क्वालिटी का जो क्रीम होता है उसमें विटामिन E युक्त लिखा रहता है। तो इसीलिए, क्योंकि ब्यूटी विटामिन इसे कहते हैं, आपकी खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण है ये विटामिन। इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। लेकिन बेटा एक समस्या आ जाती है। अब विटामिन E जो है ना, आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो नपुंसकता भी आ जाती है, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी बोला जाता है इसे। तो इसलिए विटामिन E को अगर आपको मेंटेन रखना है तो आपको क्या करना है? वेजिटेबल सीड ऑयल, कोड लिवर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, इसका यूज़ करना पड़ेगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन आपकी बॉडी में मेंटेन रहेगा, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपकी सही रहेगी, पाचन क्रिया सही रहेगा, जिससे आप स्वस्थ दिखेंगे। इसीलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। विटामिन K जो है नेप्थोक्विनोन कहा जाता है, फिलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर विटामिन K की कमी हो जाए बेटा ना, तो आपके शरीर में कहीं भी अगर कट जाएगा तो रक्तस्राव होने लगेगा, और रक्तस्राव लगातार होता रहेगा
तब तक जब तक कि आप मेडिकल चेकअप ना करा लें। यानी कि रक्त रुकेगा ही नहीं, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि विटामिन के की कमी है आपके बॉडी में। और इस तरह का डिजीज़ अगर देखने को मिलता है तो इस तरह के डिजीज़ को हीमोफीलिया कहते हैं। और हीमोफीलिया जो है ये एक रॉयल डिजीज़ बोला जाता है। महारानी विक्टोरिया के परिवार से चूँकि ये डिजीज़ चलता आया है इसलिए इसको रॉयल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी को पूरा करना है तो आप जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उसका सेवन करें, मेथी, पालक, गोभी इत्यादि खाएं। साथ में चिकन वगैरह भी अगर खाते हैं तो इस तरह की समस्या से दूर रहेंगे आप। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, चाहे ऑरेंज बोलिए, चाहे आप मैंगो बोलिए, चाहे आप नींबू बोलिए, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। बेटा अगर इनकी कमी हो जाए तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यानी आपके दांतों के ऊपर जो मांस दिखाई देता है जिसको मसूड़ा कहते हैं, उन टूथ गम के रास्ते ब्लीडिंग होने लगेगा और बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होने लगता है। त्वचा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह की समस्या अगर दिखाई देती है तो उसे हम लोग स्कर्वी कहते हैं। और एक मात्र विटामिन है जो आयरन को एब्जॉर्ब करता है। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आयरन को एब्जॉर्ब करता है। आयरन को एब्जॉर्ब करने वाला विटामिन है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं ये दोनों यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये विटामिन सी भी शरीर से बाहर निकल जाता है। वुंड हीलिंग, घाव को भरने में मदद करता है। कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। आप लोग को जानकारी है ही कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन जो बी है ये कई प्रकार के होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इनके अलग अलग नाम हैं बेटा। B1 को हम लोग थाइमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटीन कहते हैं, B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं और B12 को साइनोकोबाल एमीन कहा जाता है। नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। B1 को का जो सोर्स है वो शीट्स है, नट्स है, वीट है, राइस है। इसकी कमी हो जाए तो बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी रोग में डिसऑर्डर इन नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इन मसल मूवमेंट ये देखने को मिलता है। B2 जो है, B2 का मतलब होता है राइबोफ्लेविन। इसका सोर्स मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट है और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। मुंह और जीभ में छाले पड़ जाते हैं बेटा। इसके बाद आप देखेंगे B3 को, B3 की कमी हो जाए तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाएगा। इसे 4D डिजीज़ कहते हैं क्योंकि डर्मिटाइटिस, डिमेंशिया मतलब होता है मेमोरी लॉस बेटा। मेमोरी लॉस होने लगेगा, डिमेंशिया बोला जाता है। डायरिया जब हो जाता है तो लूज मोशन और वोमिटिंग होता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डेथ भी होने की संभावना रहेगी। मशरूम, ग्रीन वेजिटेबल इत्यादि से पूरा होता है। B5 में हेयर फॉल और वाइट हेयर हो जाता है। सोर्स आंवला, मिल्क, एग इत्यादि ये सब इसके सोर्स होते हैं। और ये विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन कहते हैं और इकलौता ऐसा विटामिन है जो स्वप्न को याद रखने में मदद करता है और इसकी कमी से माइल्ड एनीमिया नामक रोग हो जाता है। B7 जो है ये हेयर लॉस और बाल्डनेस इससे होता है। B9 को ये एप्पल और कोकोनट वाटर में पाया जाता है और इसकी कमी से मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है जिसमें एबनॉर्मल आरबीसी या लेस आरबीसी बनता है। B12 जो लास्ट में है साइनोकोबालेमीन कहा जाता है। नाम से ये स्पष्ट है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी हो जाए तो परनीसियस एनीमिया हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परनीसियस एनीमिया में आरबीसी इमेच्योर रहता है। तो ये समस्या आपको जो विटामिन बी से संबंधित थी सब सारी जानकारी मैंने दे दी और सारे विटामिन लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आशा करते हैं कि विटामिन से संबंधित जो भी आपको जानकारी दी गई आप सभी इससे संतुष्ट होंगे और आप सबको विटामिन समझ में आ गया होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर पूछे जाते हैं बेटा। आप सभी को मैं जोहार एडू कैंपस से क्लासेस ले रहा हूँ। आप सभी नाम तो मेरा जानते ही हैं, DPN सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ते रहें ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आइए अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसी में मैंने आपको बताया था कि अगला जो टॉपिक है उसे बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की बात करें, तो पाचन तंत्र में जो ह्यूमन होता है, पहले ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम। ह्यूमन
न्यूट्रिशन की बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमन न्यूट्रिशन में जैसे ही आप भोजन के टुकड़े को, जैसे ही आप भोजन को आप माउथ में रखते हैं, यानी भोजन या भोज्य पदार्थ मुख में रखते हैं, मुख में रखते हैं, जैसे ही भोज्य पदार्थ मुख में रखते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण कहा जाता है। और फिर अब उस भोजन का माउथ से छोटी आंत तक डाइजेशन यानी पाचन होता है। डाइजेशन के बाद बचे हुए पदार्थ का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है। और जैसे ही अवशोषण हो जाता है, पचा हुआ आवश्यक पदार्थ ऑक्सीजन से ब्रेक होकर एनर्जी अर्थात एटीपी प्रदान करता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण। उसके बाद अपचित भोज्य पदार्थ शरीर से उत्सर्जित हो जाता है, उसको बोलते हैं मल परित्याग। समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा कि जो ह्यूमन न्यूट्रिशन होता है, मानव में जो पोषण होता है, वह मानव में पोषण कई प्रकार का होता है। जैसे भोजन यानी भोज्य पदार्थ जैसे ही माउथ में हम रखते हैं, तो माउथ में रखते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। अब उस माउथ से छोटी आंत तक भोजन का क्या होता है? माउथ से छोटी आंत तक भोजन का होता है पाचन। पाचन के बाद क्या होता है? पचे हुए पदार्थ का छोटी हमारी कोशिकाओं द्वारा किसके द्वारा? पचे हुए पदार्थ का कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है। अब पचा हुआ आवश्यक पदार्थ ऑक्सीजन से ब्रेक होकर एनर्जी या एटीपी प्रदान करता है, तो क्या होता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। अब उसके बाद क्या होता है? अपचित भोज्य पदार्थ शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है मल परित्याग। तो इस प्रकार से आपने देखा कि न्यूट्रिशन का पहला प्रोसेस कहलाता है इंजेशन, दूसरा प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन, तीसरा प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन, चौथा प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन और पांचवा प्रोसेस कहलाता है मल परित्याग। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक होता है जिसको इंजेशन कहते हैं, 2 होता है जिसको डाइजेशन कहते हैं, 3 होता है जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, 4 होता है जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, 5 जो होता है वो मल परित्याग होता है। तो ये तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूँगा कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। थोड़ा इसको देखेंगे। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये रफ डायग्राम है।
ये आपका पाचन तंत्र है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मैं आपको स्केच कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये होता है आपका पैंक्रियाज है, यहाँ आपका ये लीवर है। अब देखिए मैं इनको नेमिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इनका नेमिंग कर दे रहा हूँ, नेमिंग से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला पार्ट है आपका माउथ। माउथ में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टिथ और एक होता है टंग। ये टिथ और टंग जो हैं ये भोजन के पाचन में मदद करते हैं। फिर पचा हुआ भोज्य पदार्थ आता है बेटा इसमें फेरिंग्स में, फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स को बोला जाता है ग्रसनी, ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी से भोजन आता है इस ट्यूब में जिसको कहा जाता है ईसोफेगस यानी जिसको कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन आता है स्टमक में, पचा हुआ भोजन आ जाता है स्टमक यानी आमाशय में। यह एक ऐसा गड्ढा होता है जो कभी भरता ही नहीं है, इसे बोलते हैं स्टमक कहते हैं। ये स्टमक के बाद आता है बेटा जो ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मतलब होता है अग्न्याशय, अग्न्याशय बोलते हैं। ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 3 भागों में बटा होता है जिसको कहा जाता है सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम के नाम से लार्ज इंटेस्टाइन बटा होता है। ये जो होता है शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जिसको यकृत कहते हैं। यकृत मतलब होता है लीवर, और ये होता है यकृत से अटैच होता है जिसको कहा जाता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय, इसको बोलते हैं पित्ताशय। ये होता है आपकी छोटी आंत, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटा होता है डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम में बटा होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। इन सब की खास बात होती है, इन सब की खासियत होती है, और ये जहाँ से मल निकलता है इसको बोला जाता है एनस यानी गुदाद्वार। मैंने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको ये बता दिया कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, पाचन तंत्र होता क्या है। एक एक करके हम लोग इन सबको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर हम माउथ की बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं तो माउथ में सबसे पहले तित का क्या रोल है, आइए इसको देखते हैं। तित यानी जिसको आप लोग कहते हैं दांत, ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है जिसको कहा जाता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसको रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक के नाम से जाना जाता है। इसका एक फार्मूला है, दांत का एक फार्मूला होता है 2123 अपान 2123 इंटू 2। इसको समझो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला दांत है, मान लीजिए ये नीचे वाला दांत है। आप लोग को मालूम होगा कि जो दांत यहां से लेकर यहां तक होता है, सेम दांत यहां से लेकर यहां तक होता है। सही बात है ना, ये बात समझ में आ गया। और सेम वही चीज़, वही कंडीशन, जो दांत यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वही दांत यहाँ से यहाँ तक होगा, सेम दांत। क्लियर है। तो इसी को बेटा हम लोग रखते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। समझो इसको बात को।
अब यहाँ 2 1 2 3 का मतलब क्या है उसको समझो। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर अपान इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर इंटू 2। अब देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंसीजर ऊपर कितना है तो 2 2 4 है, सीधे सीधे इसको लिख लो ना, सीधे लिख लो। इंसीजर कितना हुआ 2 2 4 2 6 2 8। इंसीजर की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। केनाइन की संख्या कितनी हुई 4 हुई। प्रीमोलर की संख्या कितनी हुई 8 हो गया। और मोलर की संख्या कितनी हुई 12। टोटल संख्या कितनी हो गया 32। तो किसी भी ह्यूमन बींग्स में दांत की संख्या 32 होता है। अब ये जो इंसीजर होता है इसका काम होता है किसी भी प्रोडक्ट को काटना। केनाइन का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट को फाड़ना। जो भोज्य पदार्थ होता है काटने और फाड़ने का काम करता है। मोलर का काम होता है प्रोडक्ट को पीसना। और मोलर का काम होता है प्रीमोलर का काम होता है चबाना। प्रीमोलर का काम होता है चबाना और इसका काम होता है पीसना, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है आपका दांत। दांत के बाद क्या होता है बेटा, आपका ये जो जीभ होता है, मान लीजिए ये आपका जीभ है, यह है जीभ यानी टंग है। तो टंग में ये आगे वाला भाग जो है ये स्वीट टेस्ट बताता है, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो किनारे किनारे वाले जो भाग होते हैं ये शोर यानी खट्टा टेस्ट बताते हैं। ये पीछे वाला जो है ये बीटर टेस्ट बताता है। और ये जो होता है साल्ट यानी नमकीन टेस्ट बताता है। अब बेटा यानी आप ये कह सकते हैं कि जो जीभ होता है यह टेस्ट बताता है यानी स्वाद बताता है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। दूसरा एक चीज़ और करता है, ये भोजन को उलटता पलटता है, भोजन को उलटता पलटता है। और देखो एक और चीज़ जान लो, जो जीभ होता है उससे लार स्रावित होता है। लार यानी सलाइवा निकलता है। तो जो ये सलाइवा निकलता है, ये सलाइवा क्या करता है, भोजन को गीला और चिकना बनाता है। इस लार में, अब महत्वपूर्ण पॉइंट समझो, इस लार में भोजन को पचाने वाला एंजाइम होता है। एंजाइम का क्या नाम है, एंजाइम का नाम है टाइलिन या सेलिवरी अमाइलेज। अब देखो ये जो टाइलिन होता है इसी को सेलिवरी अमाइलेज के नाम से जाना जाता है, जो हमारी लार ग्रंथियों से निकलता है। लार सलाइवा को कहते हैं। सलाइवा जो होता है इसका पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो बिफोर मील 6.8 होता है, आफ्टर मील 7.4 होता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। 6.8 खाने के पहले, खाना खाने के बाद 7.4 हो जाता है बेटा ये। और ये सलाइवा जो होता है भोजन को गीला रखने में और चिकना बनाने में मदद करता है। इससे जो एंजाइम निकलता है उसको टाइलिन या सेलिवरी अमाइलेज कहा जाता है। टाइलिन जो है बेटा, ये जो भोजन के रूप में जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। स्टार्च का मतलब होता है मंड और माल्टोज का मतलब होता है शर्करा। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है कौन, टाइलिन करता है। दूसरा लाइसोजाइम है। ये जो लाइसोजाइम है ये जीवाणु इत्यादि को नष्ट करता है, ये लाइसोजाइम होता है। और
मुख में पचे भोजन को बोलस कहते हैं। सलाइवा का पीएच बिफोर मील 6.8, आफ्टर मील 7.4 होता है। अब देखो, ये तो मुख में भोजन पच गया, माउथ में भोजन जो है वह पच गया। इसके बाद भोजन जो होता है आपके जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में, फेरिंग्स एक ऐसा स्थान है जहां भोजन की नली भी जुड़ी रहती है और जहां सांस की नली भी जुड़ी रहती है। ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स से ये विंड पाइप जुड़ा हुआ है। विंड पाइप यानी सांस वाली नली, और भोजन इसी फेरिंग से भोजन वाली नली जुड़ा है यानी फूड पाइप। फूड पाइप जुड़ा हुआ है जिसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। अब देखो, भोजन इसमें है, भोज्य पदार्थ पचा हुआ इसमें आ गया है। अब ये भोज्य पदार्थ इस नली में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो इस नली में जाने से रोकने के लिए इसके विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन बना होता है। इसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है ये ढक्कन की तरह कार्य करता है जो भोजन को सांस वाली नली में आने से रोकता है। ठीक है ना, भोजन सांस वाली नली में आने से रुक गया। अब भोजन किस में पहुंचा, भोजन आया इसमें, ईसोफेगस में। ईसोफेगस कैसा होता है, देखिए ईसोफेगस में जैसे जैसे भोजन आता जाता है, ईसोफेगस में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता जाता है। ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस में जैसे जैसे भोजन आता है वैसे वैसे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है और फिर ये स्टमक में आके डंप हो जाता है। तो ये भोजन को खिसकाने का काम करता है। ये भोजन को क्या कर रहा है, खिसका रहा है और लाकर यहाँ डंप कर दे रहा है। तो ये ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन गति। ये क्रमाकुंचन गति करते हुए, ईसोफेगस क्रमाकुंचन गति करते हुए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हुए ये भोजन को नीचे खसकाता रहता है और लाकर इस स्टमक में डंप कर देता है। यहाँ कोई पाचन नहीं होता, याद रखिएगा, नो एंजाइम। ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। अब भोजन आ गया कहाँ, इसमें आ गया, स्टमक में। स्टमक में पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। अब ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये स्टमक है और स्टमक के अंदर ये इनकी दीवारों पर इस तरीके के ग्लैंड्स बने होते हैं। ये ग्लैंड्स बने होते हैं। इन ग्लैंड्स को बोला जाता है बेटा म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड हिंदी में कहते हैं श्लेष्म ग्रंथि। ये क्या करते हैं कि जैसे इसके अंदर जो है डाइल्यूट HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये एक स्ट्रांग एसिड होता है और स्ट्रांग एसिड जो होता है अगर ये म्यूकस ना रहे इसके चारों तरफ तो ये स्टमक की दीवारों को जलाने लगेंगे, उसमें घाव बना देंगे। अगर बेटा हम लोग सही ढंग से भोजन नहीं करते हैं, सुपाच्य भोजन नहीं करते हैं और भोजन में रेशेदार भोज्य पदार्थ न हो, डेली हम लोग जंक फूड खाएं, तो आप लोग देखते होंगे गैस्ट्राइटिस होने लगता है, गैस बनने लगता है और वो समस्या लंबे समय तक जाते जाते क्या होता है कि घाव बनाना शुरू कर देता है, यानी श्लेष्म धीरे धीरे ये समाप्त हो जाता है।
इसी से अल्सर नामक बीमारी हो जाती है। तो डाइल्यूट HCl इसको जला देगा, इसलिए इससे बचाने के लिए ये रहता है। इसमें एक रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है और एक पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये रेनिन और पेप्सिन दोनों क्या है बेटा, ये दोनों जो हैं एंजाइम हैं जो स्टमक में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं। अब देखिए इनके फंक्शन देख लीजिए। ये जो HCl है ये क्या करता है, इसका मेन कार्य होता है भोजन को ये एसिडिक बनाता है। एकमात्र ऐसा स्थान होता है हमारी बॉडी में जहाँ फूड मटेरियल एसिडिक रूप में पाया जाता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है, ये जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं ना, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट का मतलब होता है क्रियाशील करता है। तीसरा जो इसका फंक्शन होता है HCl का, जो भोजन के रास्ते जो बैक्टीरिया चले आते हैं उन बैक्टीरिया इत्यादि को किल करने का काम करता है, मारता है। तो ये मुख्य कार्य HCl का ये होता है, पहला भोजन को एसिडिक बनाना, दूसरा एंजाइम्स को एक्टिवेट करना और तीसरा बैक्टीरियाज इत्यादि को किल करने का काम करता है HCl। ये जो रेनिन होता है, रेनिन का मुख्य कार्य होता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करना, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करना। यानी कि जो बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो मिल्क पर ही डिपेंडेंट होते हैं। उनका भोजन क्या होता है, दूध ही उनका भोजन होता है। तो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है रेनिन एंजाइम। और जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद जो प्रोटीन होता है जो बॉडी में, उस प्रोटीन का जो पाचन करता है, उस प्रोटीन का पाचन करता है आपका पेप्सिन। तो इस प्रकार से भोजन जो है हमारे स्टमक में इस तरीके से पचता है। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि HCl कहाँ से रिलीज होता है, तो HCl जो है बेटा एक ऑक्जेंटिक सेल होता है, वहाँ से HCl जो होता है वह रिलीज होता है। इस बात को जान लीजिएगा। तो ये मैंने आपको स्टमक के बारे में बताया। स्टमक से क्या होता है, अब भोजन जो है स्टमक से इस छोटी आंत में, देखिए छोटी आंत कुछ इस तरीके से है, इस छोटी आंत में पहुंचता है। और मैंने पहले भी बताया है कि जो छोटी आंत है वह 3 भागों में बटा हुआ है। इसको बोला जाता है डिओडिनम, इसको बोलते हैं जेजुनम, इसको बोलते हैं इलियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो याद रखिएगा डाइजेशन अगर सर्वाधिक कहीं होता है तो वह होता है डिओडिनम में, और डिओडिनम में होता है। जेजुनम में आपका भोजन का पाचन होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, इरेप्सिन इत्यादि। ये सब एंजाइम्स हैं। माल्टेज भोजन को माल्टोज में बदलता है, सुक्रेज भोजन को सुक्रोज में बदलता है, लैक्टोज भोजन को लैक्टेज में बदलता है, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इस प्रकार से भोजन का पाचन जो है अंतिम रूप से छोटी आंत में होता है। यानी भोजन का पाचन अंतिम रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब एक बात याद रखिए, हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे लीवर है। लीवर जो है यह पाचन क्रिया में कैसे मदद करता है, इसको जान लीजिए। लीवर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लीवर इज द लार्जेस्ट
ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर हम अपनी बॉडी का पूछें कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो लीवर होता है। लीवर की एक खास बात होती है, लीवर जो है बाइल जूस का सेक्रीशन करता है। बाइल जूस का मतलब होता है पित्तरस। बाइल जूस का सेक्रीशन करता है और इस बाइल जूस में पिगमेंट पाया जाता है। बाइल जूस में दो प्रकार का पिगमेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। ये पिगमेंट पाया जाता है। और इस बाइल जूस को अगर पूछे कि ये स्टोर कहाँ होता है, तो बाइल जूस स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। तो गाल ब्लैडर में यह स्टोर होता है। और बाइल जूस का निर्माण पूछे कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। बाइल जूस का अगर फंक्शन पूछ रहा है, बाइल जूस का अगर फंक्शन पूछ रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। बाइल जूस का जो फंक्शन होता है वह फैट इमल्सिफिकेशन यानी वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण कौन करता है, तो वसा का पायसीकरण करता है आपका बाइल जूस। पायस क्या होता है इसको जानिए। एक्चुअली सॉल्यूशन जो होता है ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। और सॉल्यूशन जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो जो पायस होता है ना, इमल्सन, एक प्रकार का ट्रू सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं ना, और हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पायस। दूध एक बहुत बेहतरीन उदाहरण होता है पायस का, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारे लीवर का काम होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन करना। अगर हम पैंक्रियाज की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पैंक्रियाज को बोला जाता है अग्न्याशय। क्या बोलते हैं? अग्न्याशय, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये जो अग्न्याशय होता है इसको बोला जाता है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन भी स्रावित करता है और एंजाइम भी स्रावित करता है। यानी आप कह सकते हैं कि हार्मोन स्रावित करने वाला जो ग्लैंड होता है उसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंजाइम स्रावित करने वाला जो ग्लैंड होता है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये दोनों ग्लैंड रखता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं पैंक्रियाज को। चूँकि हार्मोन की अभी चर्चा नहीं हो रही, इसलिए हार्मोन की हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, पहला एंजाइम है जिसको कहा जाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। दूसरा, इसमें पाया जाता है अमाइलेज। अमाइलेज का कार्य होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। और तीसरा होता है इसमें लाइपेज। लाइपेज का कार्य होता है वसा का पाचन करना। तो इस प्रकार से पैंक्रियाज का क्या रोल है ये भी मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, बड़ी आंत जो होती है, यह अपचित भोज्य पदार्थ, जल इत्यादि को अवशोषित कर एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको पूरा का पूरा विटामिन्स और पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया। एक बार इसको आप देख लें, इस पूरी प्रक्रिया को जो मैंने अभी आपको बताया है।
मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि ह्यूमन न्यूट्रिशन जो होता है इसकी कई प्रोसेस में गुजरता है। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन, तीसरा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है डिफेकेशन या मल परित्याग। सर थोड़ा पानी का बोतल मंगवाइएगा, बोतल मंगवा दीजिए। हाँ, थोड़ा सा वो रहेगा हल्का ठंडा, ठीक है। पहला जो होता है इंजेशन, सेकेंड हो गया आपका डाइजेशन, तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन, चौथा हो गया एसिमिलेशन, पांचवा हो गया मल परित्याग। दिस इज़ द ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब बेटा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने स्केच किया है, ये स्ट्रक्चर जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी फिगर्स को मैंने क्लियर किया है कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करता है। माउथ में टिथ और टंग का क्या रोल है? टिथ 4 प्रकार के इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर होते हैं। इंसीजर का काम काटना, केनाइन का फाड़ना, चबाना, पीसना, ये सब काम होता है। 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3। इंसीजर का जो नंबर होता है 8 होता है, केनाइन 4 होता है, प्री मोलर 8 और 12, टोटल 32 दांत होते हैं। इसके बाद बेटा हमारा जैसे जैसे हम उसको चबाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता जाता है और सलाइवा हमको क्या करता है कि उस भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स रिलीज़ करता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना और लाइसोजाइम बैक्टीरियाज इत्यादि को किल करता है जो भोजन के द्वारा बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रवेश करते हैं। अगर ये जीभ नहीं होता, सलाइवा नहीं होता, जीभ नहीं होता तो टेस्ट का पता नहीं चलता। आने वाले जो डिस्कवरीज हुई हैं, इन्वेंशन हुआ, उसमें तो पूरा का पूरा जीभ अलग सारे प्रकार का टेस्ट बता देता है, लेकिन एनसीईआरटी में अभी भी आगे वाला भाग स्वीट बताता है, किनारे किनारे सॉर बताता है, खट्टा, पीछे एकदम कड़वा और बीच में नमकीन टेस्ट बताता है। तो ये टेस्ट बर्ड्स इसमें पाए जाते हैं। लार भोजन को गीला करता है और भोजन को उलटने और पलटने में जीभ मदद करता है। टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना, लाइसोजाइम जीवाणुओं को किल करता है। मुख में पचे हुए भोजन को बोलस कहा जाता है और सलाइवा का पीएच बिफोर मील 6.8 और आफ्टर मील 7.4 होता है। फिर उसके बाद भोजन फायरिंग्स यानी ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी एक ऐसा स्थान है जहाँ भोजन की नली और सांस की नली दोनों जुड़ी होती है। सांस की नली में भोजन ना पहुँच सके उसके लिए एक ढक्कन नुमा संरचना बना होता है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। फिर भोजन फूड पाइप यानी ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता, उसके मसल्स में एक मूवमेंट देखने को मिलता है। दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको कर्माकुंचन गति कहते हैं, जो भोजन को खिसकाते हुए स्टमक में लाके डंप करता है और स्टमक में भोजन आता है। स्टमक में पचे हुए भोजन को काइम कहा जाता है। ये स्टमक है, स्टमक के चारों तरफ एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। इसमें डाइल्यूट HCl, रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। डाइल्यूट HCl भोजन को एसिडिक बनाता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है और जिसमें बैक्टीरिया चले आते हैं उनको किल करता है। रेनिन मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। उसके बाद भोजन का जो अंतिम पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडिनम, जेजुनम और इलियम 3 भागों में बटा होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज और इरेप्सिन, बहुत सारे होते हैं। ये सब क्या होते हैं? लास्ट में माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज और वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन इत्यादि करते हैं। और लास्ट प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, ये सब बना के हमारे शरीर में निर्मित करते हैं। तो लास्ट में भोजन का पाचन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लीवर जो है अलग से ग्लैंड्स होता है, सहायक ग्रंथि होती है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है जो बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस का निर्माण करता है लीवर और स्टोर करता है गाल ब्लैडर में। और बाइल जूस जो है बेटा ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन 2 पिगमेंट रखता है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए ना ब्लड में तो पीलिया नामक रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो ये वसा का पायसीकरण करते हैं बेटा, ये फैट इमल्सिफिकेशन करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पैंक्रियाज एक अलग से ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। दैट्स वाई इसको मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज दे कंटेन बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, दोनों ग्लैंड रखता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की चर्चा तो करनी नहीं है क्योंकि हार्मोन अभी पढ़ नहीं रहे हैं। तो एंजाइम की चर्चा हमको करनी है क्योंकि भोजन को पचाने में मदद करता है। एज ए बायो कैटलिस्ट इसको बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना और लाइपेज का काम होता है भोजन का वसा का पाचन करना। इस प्रकार से पैंक्रियाज के बारे में एक चीज़ जान लीजिएगा कि पैंक्रियाज एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन तीनों का पाचन करता है बेटा।
तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और विटामिन्स बता दिया। और अंतिम रूप से भोजन पच जाता है तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपचित भोज्य पदार्थ, वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वो ले जाके रेक्टम, जो रेक्टम होता है वहाँ जाके जमा हो जाता है, और एनस होता है जिसको गुदा द्वार कहते हैं, वो शरीर से वहाँ से मल जो है शरीर से बाहर निकल जाता है, इसको मल परित्याग कहते हैं। तो इस प्रकार से बेटा न्यूट्रिशन, विटामिन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपका कंप्लीट किया जोहार एडू कैंपस के इस झारखंड पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में। आशा करता हूँ कि ये जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया ये सब बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आशा है कि ये ईच एंड एवरी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान शब्दों में इनको बता दिया गया है। चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सब मेरा नाम तो जानते ही हैं, DPN सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस, झारखंड पीसीएस का मेंस की क्लास में जोहार एडू कैंपस पे ले चुका हूँ। जोहार एडू कैंपस के इस प्लेटफॉर्म से मैं प्रारंभिक परीक्षा की क्लास ले रहा हूँ और आशा है कि आप सभी का प्यार और स्नेह हमें मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।